जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज़्यादा गलत उसी को समझते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। प्रारंभ करते हैं। कक्षा 9 की अपनी कृतिका पुस्तक चल रही है, चैप्टर चल रहा है दूसरा, मेरे संग की औरतें, और आज उसका है दूसरा भाग। पहला भाग है जो कल हमने अपलोड किया था, उसके अंदर ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, और आज सेकंड भाग के अंदर इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। मृदुला गर्ग साहिबा का ये अध्याय है, मेरे संग की औरतें। आपने बाकी के कक्षा 9 की जो पुस्तक है क्षितिज और कृतिका का पहला चैप्टर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सारी वीडियो वहाँ पर बहुत से पार्ट है जो अच्छे से पढ़ाए गए हैं। अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्रारंभ करता हूँ। माजी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार है जो नहीं हुई यहाँ पर। ठीक है मामला कि माजी की मन्नत का असर था। माजी ने क्या मांगा कि लड़की हो। माजी की मन्नत का ये असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, जो लेखिका अगर कि मैं खुद ही नहीं, मेरी जो चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार है जो नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। अब देखिए यहाँ सवाल पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिएगा। तो कि जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी उसका नाम क्या था? तो वो क्या है कि पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। तो कौन थी मंजुल भगत? घर का नाम था रानी और बाहर का नाम था मंजुल। लेखिका अवतार हुआ। घर का नाम क्या था मंजुल का? रानी। ये भी पूछा जा सकता है कि मंजुल भगत का घर का नाम रानी और अवतार हुआ मंजुल भगत। ठीक है, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसीलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ क्या बन गई? भगत बन गई। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैं थी, तो लेखिका दूसरे नंबर पर आती है। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। तो पूछ लिया जाए मृदुला गर्ग साहिबा का घर का क्या नाम था? तो उमा नाम था, नोट कर लीजिए। ठीक है, और दूसरे नंबर की ये थी। आगे देखिए, मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला क्या? मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। ठीक है, शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर गुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। कि नाम बदलने से व्यक्तित्व का कोई नुकसान हो, ऐसा मैंने तो नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे क्या कि 5 बेटियों से आपका मन भरा नहीं जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े, यानी घर का नाम भी। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी है और बाहर का चित्रा। ठीक है, घर का नाम गौरी, बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती, उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए, कि सारे लिखने लगे तो पढ़ेगा कौन? खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, क्या नाम था? राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे थे। ठीक, यानी कि 3 लोग लिखते थे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है। तो पूछा जा सकता है अचला मृदुला गर्ग से कितनी छोटी है? 8 साल छोटी है। और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले हो जाता है। हम 4 लिखते हैं, यानी कि बहनें 3, और तमाम खानदान हमें क्या करता है? पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फ़ायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ेगी। पढ़ने लगे तो मेरी आलोचना करना है, तो घर में तो
आलोचना वाली बुद्धि से सरोकार नहीं करना पड़ेगा। चलो ये भी ठीक हुआ। खैर, मैं अपनी नहीं उन देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो समझ में आता है। जैसे मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, क्या कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहने सवा शेर, कि यहाँ हम तो शेर लेकिन गैर लेखिका जो बहन है वो सवा शेर। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहर में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था। गाड़ी में बैठ करना सामंतशाही का प्रतीक था, जो शायद था ही, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की है जो लाचारी का कार्य से निवृत्त करना, जल्दी से निपटा कर। अब देखिए ये अपना दूसरा पार्ट चल रहा है इस पार्ट का, तो आप अगर तारतम्य वापस जोड़ना चाहते तो एक बार पहला और दूसरा पार्ट साथ में देख लीजिए ताकि पूरा कंटिन्यूस चल जाएगा ये पार्ट। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफ़ी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरामा धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, ठीक है, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। ठीक है, पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है, तब मैं इम्तिहान दूंगी। देखिए सवाल कि क्यों ज़रूरी है, अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है तो ठीक है, वरना तो नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी? अब पूछ ले जाए नौकरी कर पाओ किसका कथन है? पिताजी का। शादी कर पाओगी? लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह सारे तर्क दिए। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा है। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए। तो बीए करने का फ़ायदा क्या, बताओ मुझे। ये तर्क कौन कर रही थी? रेणु कर रही थी, ये ध्यान में रखिएगा। यानी पास होने के लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। गनीमत है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता तो वह कहती है नहीं चाहिए मैं तो नहाती हूँ। नहीं चाहिए मैं तो नहाती हूँ किसका कथन है? रेणु का। नहीं चाहिए मैं तो नहाती हूँ। साहब बहुत महत्वपूर्ण कथन है, ये ध्यान में रखिएगा। तीसरे नंबर पर आती है चित्रा। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल ये थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था, परिचित नहीं था। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। कौन? चित्रा। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची नहीं, पहली मुलाकात में हथियार डाल दिए कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। किसका कथन है? चित्रा का। हमें सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक, सबसे छोटी कौन? अचला, काफ़ी दिनों तक कुछ समय कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर मतलब कि हम सारे खिसके हुए थे। फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं। घर बार में मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते लिखने का रोग है जो लगा लिया उसने भी। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे कैसा भी रहा हो। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। ठीक है, मामला खिंच गया हो लेकिन पूरे से तोड़ा नहीं हमने।
शायद इसीलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करते रहे कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। बहुत पते की बात। शादी के बाद में बिहार के ऐसे छोटे कस्बे यानी डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते थे तो अलग अलग दड़बों में बैठते थे, अलग अलग जगह। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र तक पहुँच गए थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से रिक्वेस्ट की दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा, चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे स्कूल खोलने से में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जो है, आग्रह है, वो जारी रखा, रिक्वेस्ट जारी रखी, निवेदन जारी रखा। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं वह स्कूल अगले 100 बरस तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल छोड़िए, किसी के बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकती वो अगले 100 बरस तक चलेगा, लेखिका कथन है। वे भी गुस्सा खा के बोले, खुदा का लाख शुक्र, बच्चों के नए पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं है। बात कड़वी थी पर 100% सच थी। सच के आगे सिर झुकाने की हमारे बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी। अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़। तो पूछ ले जाए कितनी भाषाएं पढ़ाने वाला स्कूल खोलने का उनका मानस बना, हिंदी, अंग्रेजी और कन्नड़। और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से ये व्रत पूरा हुआ। खिसके का मतलब ये दैनिक बोलचाल का जो शब्द है वहाँ यहाँ पर घुसाया गया। अपन बोलते हैं यार खिसकेड़ो है तारो दिमाग, वही बात है। मतलब कि जुनूनी लोग कह सकते, खिसके का अर्थ यहाँ ले सकते जुनूनी लोग, सन की लोग, कि नहीं हाँ समाज के अंदर हमें कुछ करना है। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में यानी प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत ये रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही, देखिए कब बरसी, 1950 के अंतिम दौर में, वहाँ के नाले परनालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात क्या हो जाता है, ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले मंजिल से फाइलें इतनी पानी में तैर आई, अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझा स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता इस सवाल का माकूल यानी कि मुनासिब सही जवाब है जो किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फ़ोन ज़रूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ाता हुआ था। रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत है कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। एक साथ बरस लेने के बाद सड़कों पर पानी था और बरस नहीं रहा था, तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु कोई मलाल नहीं था। वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सब ने कहा, हमने पहले ही कहा था, मतलब घर वालों ने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपने धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो जय हिंद साथियों, ये था अपना दूसरा अध्याय कृतिका का, मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग साहिबा का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। पहला पार्ट और दूसरा पार्ट इस क्रम में आप एक बार देख लीजिएगा वापस जब भी टाइम मिले आपको, ताकि फटाफट कंप्लीट हो जाए। अनुरोध आपसे, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। मेरा यही निवेदन है आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करवाएं
ताकि ये अपना परिवार बढ़ सके और साथियों की मदद हो सके। पहली बार देख रहे हैं आप चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे वाले निशान पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन लिखा हुआ आएगा उस पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, उसको ज्वाइन कीजिए। मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है एक आदि की आवाज़ नाम से। क्या नाम है? आदि की आवाज़, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो और कविताएं वगैरह डालता हूं। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर अपना स्नेह दिखाइए। बहुत से मोटिवेशनल वीडियो डाले हुए हैं जो निरंतर आपको सकारात्मकता की ओर अग्रसर रखेंगे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।